गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद HSC ट्रेनर फ्रॉम डायनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो को शेयर करूंगा और वो है लॉकआउट टैग आउट। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं लोटो, लॉकआउट टैग आउट। और ये बता दूं कि जो स्पेशली जिन बच्चों का टारगेट होता है कि वो इंडस्ट्रीज़ में काम करें और इंडिया से बाहर जाके काम करें, तो एक कॉमन क्वेश्चन है जब वो क्लाइंट्स इंटरव्यूज़ लेते हैं तो उसमें लॉकआउट टैग आउट यानी लोटो के बारे में पूछते ही हैं। तो आप जानें लूटो क्या है। लॉकआउट टैग आउट स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, रिफाइनरीज हो, प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, जहाँ पे पूरी प्लांट मशीन यूज़ होते हो, एनर्जी यूज़ होता हो, एनर्जी बहुत सारे तरह के एनर्जीज होते हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर लूटो का यूज़ करना ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ा कंट्रोल मेजर्स है जो हमें हैज़ार्ड से बचाता है। ऑपरेशन जो इन्वॉल्व हैं लोग ऑपरेटर्स, उन्हें बचाता है, प्रॉपर्टी को बचाता है, मशीनरी को बचाता है, इनफैक्ट पूरे वर्क इन्वायरमेंट को बचाता है। तो देखिए लूटो है क्या। सबसे पहले हम जान लें कि कहाँ यूज़ होता है। जो भी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस का काम होगा वहाँ पर हम लूटो का यूज़ करते हैं। तो ये स्कोप है इसका। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड जो एनर्जी वो रिलीज हो सकता है, जो कि एनर्जी स्टोर्ड है और जिसकी वजह से एम्प्लॉय इंज्योर्ड हो सकते हैं। और क्यों हम इसे यूज़ करें? सो प्रोटेक्ट्स मेंटेनेंस पर्सनल फ्रॉम द पावर बीइंग रीअप्लाइड बाय मिस्टेक्स। तो जब आप कभी किसी मशीन पर, इक्विपमेंट पर आप काम कर रहे हो और उसने आपने मेन सप्लाई से उसे बंद कर रखा है, बट मे बी वहाँ पर कोई और भी होगा, कोई और टीम होगी, दूसरे ऑपरेटर्स होंगे जिन्हें भी उस एनर्जी को यूज़ करना है, क्योंकि मेन सप्लाई आपने बंद किया तो वो चालू कर सकता है, वो स्टार्ट कर सकता है। सो इस तरह से अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप होता है और जो एनर्जी रिलीज होता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा हैज़ार्ड हो सकता है। तो इसी को कैसे कंट्रोल करें और इस कंट्रोल सिस्टम को रोकने के लिए, इस कंट्रोल सिस्टम को लगाने के लिए लोटो का यूज़ किया गया है। पहले हम जान लें कि हम किस एनर्जी की बात करें। देयर आर 5 hazardous एनर्जी जो और रिस्क जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे। hazardous एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड दैट इफ रिलीज मे कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट और फिजिकल डैमेज। अगर वो हैज़ार्डस एनर्जी जिसको आपने कोई बर्न किया है और अचानक से वो अगर रिलीज हो जाए किसी के थ्रू या फिर एक्सीडेंटली, तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो एनर्जी कौन कौन सा है? जैसे इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक्स हो सकता है, उससे बर्न्स हो सकता है, फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, सेकेंडरी इंजरीज भी हो सकती है जैसे फॉल। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लें कि हम लोटो का यूज़ क्यों करें। तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि अगर हम किसी सप्लाई को बंद करके उस पर रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करते हैं और उसी सप्लाई से किसी और डिपार्टमेंट को भी ज़रूरत है और बिना आपके इन्फॉर्मेशन के उसने स्टार्ट कर दिया है, या फिर जब आप काम करें तो आपने दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं बताया, तो उस सडनली एनर्जी रिलीज होने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली ऑपरेटर के साथ। इसमें मैंने फर्स्ट बताया एनर्जी में 5 एनर्जी की बात करें, केमिकल भी हो सकता है। तो जहां हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं या वहाँ जहाँ पर केमिकल प्रोड्यूस करें वहाँ पर भी हम लोटो यूज़ करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उससे हैज़ार्ड होगा, वो हैज़ार्ड फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, केमिकल स्प्लैश हो सकता है, इनहेलेशन हो सकता है, बर्न हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी भी है रिलीज ऑफ द स्प्रिंग, जो स्टोर एनर्जी होता है, स्प्रिंग, मूविंग पार्ट्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्रशिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, एक्चुएशन, इंटैगमेंट, इस तरह के हैज़ार्ड हो सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से। थर्मल रेडिएशंस, हॉट होता है या कोल्ड रेडिएशन, बर्न्स, फायर, इससे हो सकता है, या फिर आई इंजरी हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है। अब बात करें प्रेशर एनर्जी, प्रेशराइज्ड गैसेस, वैक्यूम पंप्स, पंक्चर्स, एयर ब्लॉकेज इन द ब्लड स्ट्रीम, फिजिकल हैज़ार्ड्स हो सकते हैं या फ्लाइंग पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये एनर्जी है जिसकी वजह से यहाँ पर हैज़ार्ड भी आपको दिखा और उससे होने वाली इंजरी भी दिखी। तो अगर हम यहाँ पर लोटो यूज़ नहीं करते तो ये हैज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है, एक्सपोजर हो सकता है और उससे इंजरी हो सकती है। आइए बात करते हैं आगे कि ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पर, या कौन कौन सा ऐसा वर्क एक्टिविटी है जहाँ पर हम लूटो का यूज़ करते हैं, लॉकआउट टैग आउट का यूज़ करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क एक्टिविटी, इंस्टॉलिंग, सेटिंग अप, एडजस्टिंग, इंस्पेक्टिंग समथिंग, मॉडिफाइंग द प्लांट इक्विपमेंट, मेंटेनेंस वर्क, सर्विसिंग मशीन और इक्विपमेंट। ये सारे एक्टिविटीज़ है जहाँ पर लूटो का यूज़ किया जाता है। लॉकआउट है क्या? मैं सिंपली बताऊं कि एक लॉक है जो हमारे घरों में भी यूज होता है, शॉप्स में यूज होता है, उसी तरह का लॉक होता है ये, जो कि फिजिकल रिजिड होना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ द लॉकआउट डिवाइस ऑन एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस,
in accordance with an established procedure, ensuring that the energy isolating device and equipment being controlled cannot be operated until lockout device is removed. So हम ये फिजिकल लॉक होता है जहाँ पर जो भी इक्विपमेंट मशीन्स को मैं अभी सर्विसिंग करना है या फिर मेंटेनेंस करना है तो उसे हम पहले ऑफ करते हैं, एनर्जी को ऑफ करने के बाद वहाँ पर लॉक लगाते हैं, फिजिकल लॉक लगाते हैं। और ये जो लॉक की कीज होती है उसी के पास होती है जो इसे लॉक लगाता है। और इससे क्या होता है कि कोई भी फिजिकली उस एनर्जी को उस इक्विपमेंट को स्टार्ट नहीं कर सकता, राइट। सो लॉकआउट टैग आउट का फर्स्ट पार्ट लॉकआउट। अब टैग आउट के बारे में थोड़ा जान लें। सेट व्हाट इज द टैग आउट। जो टैग आउट एक टैग है, बाकी बहुत सारी जगह पर आपने टैग के बारे में बात किया होगा जहाँ भी इंस्पेक्शन करते हैं हम टैग लगाते हैं, चाहे वो स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन हो, लैडर इंस्पेक्शन हो या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स में, है ना। तो टैग आउट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सो ऑपरेटर का नाम, पर्पस ऑफ द बीइंग अ लॉकआउट एंड टैग आउट, उसका पर्पस, उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कितने समय तक ये पीरियड तक आप इसे लॉकआउट आप करने वाले हो, ओके। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर होता है। और उसके बाद उसके बैक साइड में आप चाहो तो कोई भी ऐसा मैसेज डाल सकते हो वार्निंग का, वो आप लिख सकते हो। सो टैग्स आर ओनली वार्निंग डिवाइस। ये एक वार्निंग डिवाइस है और ये वही रिमूव करेगा जिसने इसे लगाया है, अटैच किया है, और इसे बाईपास नहीं करना, इग्नोर नहीं कर सकते। और टैग जो होगा वो टैग आउट जो होगा वो काफ़ी रिजिड होना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट कंडीशंस में वो आई मीन फेड अप ना हो, उसके जो लिखे हुए आपने इन्फॉर्मेशन डाले उसमें वो हट ना जाए, मिट ना जाए, ओके। टैग मस्ट बी लेजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। सो टैग जो होगा लेजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए और आसानी से पढ़ा जा सके, लोग समझ सकें। और टैग जो होगा कि जो रिमूव करेगा वही बंदा रिमूव करेगा जिसने लगाया है, ओके। सो the new owner must be affix his tag with all relevant details and ensure the work permit also shows the same details. Let's suppose अगर 8 आवर्स के लिए टैग लॉकआउट टैग आउट लगा है, बट जो वर्क एक्टिविटी है वो उसके बाद भी कंटिन्यू चलेगा। 8 आवर्स के बाद भी अगर आपकी ड्यूटी चेंज हो रही है, दूसरे रिप्लेसमेंट आ रहे हैं, तो जो भी रिप्लेसमेंट आ रहा है वो अपना लॉक लगाएगा और अपना टैग लगाएगा, राइट। ये हम करेंगे। उसके बाद हम बात कर लें अब इस लॉकआउट टैग आउट के अलावा भी इसमें कुछ ऐसे हार्डवेयर यूज होते हैं जो कि ज़रूरत होता है लॉक लगाने के टाइम। वो है लॉक्स, टैग्स के अलावा चेन है, वेजेस है, की ब्लॉक्स है, अडेप्टर्स पिन्स है, सेल्फ लॉकिंग फास्टनर्स है, और अदर हार्डवेयर शैल बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर फैसिलिटिंग सिक्योरिंग ब्लॉकिंग ऑफ द इक्विपमेंट फ्रॉम द एनर्जी सोर्सेस। तो पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा बहुत सारे हार्डवेयर है, वो चाहे वो चेन ब्लॉक्स हो, वेजेस हो, सो इस तरह के अडेप्टर्स हो, वो हम लगाते हैं लॉकआउट टैग आउट के साथ। Capable of withstanding environment or maximum time period, moisture or corrosion must not make tag deteriorate. So जो टैग होगा मैंने पहले भी बताया कि ये environmental conditions में withstanding कर सकता हो, ऐसा टैग होना चाहिए, rigid होना चाहिए। अब मॉइस्चर मिलने के बाद इसका कलर या शेप या साइज या प्रिंट फॉर्मेट फेडअप नहीं होना चाहिए, कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, ऐसा टैग हम यूज करें। अब बात करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स की गाइस। सो जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या हमें फॉलो करना है। सो एनी इक्विपमेंट एबल टू स्टोर हैजर्डस एनर्जी मस्ट हैव लॉक एंड टैग आउट कैपेबिलिटी। तो जो 5 एनर्जीज की हमने बात की, वो जहाँ पर भी हम इसमें रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं, सेटअप का काम कर रहे हैं, एजिटेबल का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें हर वो एनर्जी सोर्सेज के पास लॉकआउट टैग आउट का यूज़ करना है। और लॉकआउट टैग आउट वही लगाएंगे जो ट्रेंड है और थ्राइज है, और लॉकआउट टैग आउट वही रिमूव कर सकते हैं जिन्होंने लगाया है। अगर जिन्होंने लगाया वो किसी कारणवश उस टाइम पर नहीं है तो फिर वो एक रिटन में अप्रूवल देकर किसी दूसरे ऑथराइज पर्सन को वो अप्रूव कर सकते हैं। एंड ये यूज ओनली अप्रूव लॉकआउट टैग आउट। तो जो इंडस्ट्री में लॉकआउट टैग आउट लगाने का जो अप्रूवल मिला है, जो अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है, वही हम यूज़ करें। कोई भी ऐसे लॉक उठाकर कोई भी टैग लगाकर हम नहीं कर सकते। और अगर उस एनर्जी में लेट्स सपोज कि कोई मैकेनिकल वर्क एक्टिविटी है, वहाँ पर मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिक से रन करता है, तो आपने इलेक्ट्रिक आइसोलेशन डिवाइस लगाया, लॉकआउट टैग आउट लगाया। उसके बाद मैकेनिकल वर्क में मशीन भी जो रन करता है, तो उसमें वहाँ पर भी हमें लॉक लगाने की ज़रूरत है। सो अगर एक साथ 2 या 3 एनर्जी मिलती है तो वहाँ पर जो हम लॉक का प्रोविजंस होगा वो मल्टीपल लॉक क्लास होना चाहिए, जहाँ पर एक से अधिक ताला लगा सकते हैं और सबकी चाबी जो कंसर्न डिपार्टमेंट उनके पास होना चाहिए। तो आप पिक्चर में दिख रहे हो कि ये मल्टीपल लॉकआउट क्लास पे जहाँ पर हम मल्टीपल लॉक लगा सकते हैं, ताले लगा सकते हैं। So where a machine or supporting equipment are to be worked on, the or relevant permits must be used. So lockout tagout का लगाने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप जो बाकी चीज़ें हैं सेफ्टी के लिए वो आप यूज़ ना करें। जैसे वर्क परमिट सिस्टम हमें वो तो यूज़ करना ही है, बाकी सेफ सिस्टम वो वर्क हमें यूज़ करना ही है, पीपीसी हमें यूज़ करना ही है। सो लॉकआउट का टैग आउट का ये मतलब नहीं होता कि बाकी सेफ्टी जो प्रोविजंस है उसे आप हटा दें। रिलीज फ्रॉम द लॉकआउट
लॉकआउट और टैगआउट कौन रिलीज कर सकता है, कौन निकाल सकता है, तो मैंने पहले बताया कि ये वही लोग निकालेंगे जिन्होंने इसे लगाया है, ओके, जो ऑथराइज है। अब बात करते हैं जो हम इसे रिलीज करेंगे, लॉकआउट टैगआउट हटाएंगे, उस समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो बिफोर लॉकआउट और टैगआउट डिवाइस रिमूव एनी एनर्जी स्टोर इंश्योर। सो पहले हटाने से पहले आप इंश्योर कर लें कि जो स्टोर एनर्जी है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद उस एरिया में आपने रिपेयरिंग मेंटेनेंस किया है तो उसको इंस्पेक्शन कर लें, वहाँ से जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है या फिर जो टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, वो सारे कुछ वहाँ से हट जाने चाहिए। उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो वहाँ से रिमूव हो जाए, सेफ डिस्टेंस ले लें। उसके बाद जब ये सब कुछ करने के बाद फिर बिफोर स्टार्टेड रीस्टार्ट नोटिफाई फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ ऑफ रिमूवल। सो जब आप इसे रिस्टार्ट करें तो आसपास जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बता दें कि आप इसे रिस्टार्ट करने वाले हैं, आप लॉकआउट टैगआउट हटाने जा रहे हैं। उसके बाद each lockout tagout device removed by the employee who applied the device, जो मैंने पहले भी बताया। सो गाइस अब बात करते हैं लॉकआउट टैगआउट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की। जो मेन पूरा का पूरा सारांश है, समरी है, कैसे लॉकआउट टैगआउट अप्लाई होगा। You should follow these steps in the order they appear, performing only the steps that apply to the machine you are locking out. So देखिए the first step, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा लॉकआउट टैगआउट के प्रोसीड्यूर में। टर्न ऑफ द मशीन एट द ऑपरेटर्स कंट्रोल पैनल। जहाँ पर ऑपरेटर्स काम करेगा, जहाँ पर इंस्टॉलेशन करेगा, रिपेयरिंग करेगा, मेंटेनेंस करेगा, उस मशीन को पहले हमें बंद करना पड़ेगा। बंद करने यानी पावर सप्लाई वहाँ से पहले मशीन ऑफ करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप्स होगा वही होगा, वहाँ पर उस मशीन के पैनल पर लॉक लगेगा। थर्ड स्टेप में जो मेन पावर सप्लाई है उसे हम शट ऑफ करेंगे। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होगा, सो पुट योर padlock on the main power splitter and keep the key to make sure no one else can remove your lock and turn the power back on. There should only be one key used for the each locks. So first step में जो मेन पावर सप्लाई जिसे आपने बंद किया है, फर्स्ट स्टेप में वहाँ पर भी लॉक लगाएंगे। फिफ्थ स्टेप्स में हम क्या करेंगे, अपने जो टैग हैं सारे इन्फॉर्मेशन जो मैंने इससे पहले डिस्कशन में बताया था वो इन्फॉर्मेशन डालते हुए टैग को लगाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 में जहाँ जहाँ और भी सोर्सेज है जहाँ से पावर रिलीज हो सकता है वहाँ से स्टोर पावर को रिलीज करेंगे, और जहाँ से पावर कोई सप्लाई कर सकता है तो वहाँ पर लॉक लगाएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 7 सबसे जो ज़रूरी चीज़ वो ये है कि एक बार क्रॉस वेरीफाई करें, क्रॉस चेक कर लें मशीन को ऑन करके कि पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी क्या मशीन चलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि पावर स्टोर प्रेशर है वो पावर है वो भी हटा दिया, और साथ में जो यहाँ से पावर सप्लाई चल रहा है उसे भी ऑफ कर चुके हैं। फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। स्टेप नंबर 8 में आफ्टर द वर्क इज डन में क्या करेंगे, हमें ये करना है कि सिक्योर द वर्क एरिया बाय रिप्लेसिंग गार्ड्स एंड शील्ड्स, रिमूविंग ब्लॉक्स, पिकिंग अप द टूल्स एंड द रिस्पेक्टिंग द वर्क एरिया। इसका मतलब ये है कि जब हम मेंटेनेंस या रिपेयरिंग या इंस्टॉलेशन कर रहे थे अगर उस जगह पर, तो हमने गार्ड हटाया था मशीन का, वो गार्ड वापस से लगा लेते हैं, और जो भी टूल्स है और बाकी जो आइटम्स है जो आपने वहाँ पर रिपेयरिंग मेंटेनेंस के दौरान यूज़ किया है उन सबको अननेसेसरी आइटम्स को वहाँ से हटा लें। स्टेप नंबर 9, टेक योर लॉक्स एंड टैग ऑफ द मेन आइसोलेटर। मेन आइसोलेटर से लॉकआउट और टैग आउट दोनों हटा लें। स्टेप नंबर 10, इफ देयर आर नो अदर लॉक्स और द मेन पावर आइसोलेटर टर्न ऑन द पावर। ओके, सो अगर कोई और लॉक नहीं है मेन सप्लाई में या जहाँ जहाँ आपने सिंपली आपने लॉक लगाया उन सब जगह से लॉक और टैग आउट हटा लें और पावर को ऑन करें। स्टेप नंबर 11, अनलॉक द ऑपरेटर्स कंट्रोल पैनल। अब जो आपका ऑपरेटर कंट्रोल पैनल है वहाँ से भी अनलॉक करें, लॉक हटाएं। और स्टेप नंबर 12, दूसरे लोग जो उस जगह पर हैं उन सबको वार्न करें कि लॉकआउट टैगआउट हट चुका है, अब मशीन ऑन है। ओके, सो ये था हमारा लॉकआउट टैगआउट का इस सीक्वेंस में प्रोसीड्यूर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इजीली। और गाइस अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे इनबॉक्स करें, और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ओके, और एक बात और, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो मुझे आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू watching my videos. Still stay and healthy, stay safe, but until my next video.